हेलो बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके क्लास 10th के साइंस का थ्योरी लेकर आए हैं, जिसमें आज देखेंगे हम आपका चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो आइए बच्चों इस थ्योरी से आपके प्रत्येक साल बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रही है, जिसमें आपका सही विकल्प के तौर पर या आपका सही जोड़ी के तौर पर या खाली स्थान के रूप में इससे क्वेश्चन बन ही रहा है। तो आइए देखते हैं आपका पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय क्या है। तो मीनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, आइए देखते हैं बच्चों। प्रकृति के घटकों के अंतर संबंध के कारण अपने आप एक संचालित व्यवस्था बन जाती है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। प्रकृति है, प्रकृति के जो घटक है, जैविक घटक हो या अजैविक घटक, जिनके अंतर संबंध के कारण एक व्यवस्था बन जाती है, जिन्हें हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह कतई जरूरी नहीं कि यह व्यवस्था निरंतर एक जैसी बनी रहे। यह कोई जरूरी नहीं कि वह जो जैविक व अजैविक घटक की जो व्यवस्था है निरंतर एक जैसी बनी रहे, क्योंकि प्राकृतिक परिघटनाओं के फलस्वरूप इसमें लगातार बदलाव आता रहता है। प्रकृति के परिघटनाओं के कारण हमारे जैविक व अजैविक घटक पर हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और इसमें मानवीय हस्तक्षेप से भी इसके व्यापक परिवर्तन आ सकता है। मानव के हस्तक्षेप के कारण भी हमारे घटक पर परिवर्तन आ जाता है। आगे देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अर्थात आपके पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम अर्थात आपके पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले 1935 में A.G. टेंसले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सबसे पहले 1935 में A.G. टेंसले ने किया था। तो टेंसले के अनुसार देखते हैं हमारा पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध के आधार पर बनी एक व्यवस्था है और पारिस्थितिक तंत्र के रूप से जाना चाहिए। जो हमारे A.G. टेंसले साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार हैं पर्यावरण का अध्ययन सभी जैविक हो या अजैविक घटकों के अंतर संबंध के आधार पर बनी हुई एक व्यवस्था है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जानना चाहिए। किसी विशेष क्षेत्र में जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटकों के अंतर संबंध, कोई एक विशेष पार्टिकुलर जो क्षेत्र है उसमें जैविक समुदाय हो या आपके अजैविक घटक हो, उनके बीच अंतर संबंध तथा उनमें फेरबदल से जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसी को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। A.G. टेंसले के अनुसार बताया गया है कि कोई विशेष क्षेत्र है या आपका जैविक समुदाय है, जिसमें जैविक घटक देखेंगे और आपके अजैविक घटक, उनके बीच अंतर संबंध के कारण उनमें फेरबदल से विस्तृत अध्ययन करना ही पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन हम किसी पेड़, बगीचे, खेत, तालाब, गुफा, जंगल आदि इलाकों में कर सकते हैं। इसी तरह आपके कुटुमसर की गुफा, कानी मछली, कुटुमसर की गुफा में कानी मछली का आवास का अध्ययन, जब गुफा के सभी जैविक व अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध के आधार पर किया जाएगा। जब इसी तरह हम देखते हैं आपके कुटुमसर के पारिस्थितिक तंत्र, तो कुटुमसर की जो गुफा है, कुटुमसर की गुफा में पाई जाने वाली जो कानी मछली है, कानी मछली का आवास अध्ययन हम जब गुफा के जितने भी आपके जैविक घटक हैं या अजैविक घटक हैं, उनके बीच का जो संबंध है उसके आधार पर किया जाएगा। यह एक पारिस्थितिक तंत्र का ही अध्ययन कहलाएगा। एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हम समुद्र है और एक छोटा पारिस्थितिक तंत्र कोशिका है। हम एक बड़े से बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र में देख सकते हैं और छोटे से छोटे पारिस्थितिक तंत्र हम एक छोटी कोशिका में भी देख सकते हैं। कोशिका में कई सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, जिनके कोशिका के अंदर वातावरण को
कई अजैविक घटकों के साथ अंतर संबंध होते हैं। हमारे जो सेल होते हैं, सेल के अंदर कितने भी माइक्रो ऑर्गेनाइज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, ये क्या करते हैं, कोशिका के अंदर का जो वातावरण है उनमें अजैविक घटकों के साथ अंतर संबंध करके अपना 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 पोषण प्राप्त करते हैं। इसी तरह आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा पहले जीवों के बीच अंतः निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहा गया। जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र के अवधारणा में पहले जो जीव है, जीवों के बीच अंतर निर्भरता के कारण जो पहचान है, पर्यावरण के साथ उनके संबंध, वैज्ञानिकों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहा गया था। यूनानी भाषा में इको का अर्थ घर और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। जो यूनानी भाषा में हम जैसे इकोसिस्टम देखें या इकोलॉजी देखें, इकोलॉजी में हम देखते हैं यूनानी भाषा में इको का अर्थ होता है घर और आपका लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो घर का अध्ययन करना इकोलॉजी है। तो वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रकृति को एक घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए किया था। अर्नेस्ट हैकल ने बताया 1866 में जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रकृति एक घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए किया गया था। 1869 में उन्होंने और अधिक विस्तार से परिभाषा दी कि पारिस्थितिकीय पौधे और जंतु का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। उन्होंने बताया कि पारिस्थितिकीय है वो पौधे हैं और जंतु हैं, उनके एक दूसरे के वातावरण का संबंध का अध्ययन है। जीव वैज्ञानिकों के द्वारा अंतर संबंध को समझने के लिए जीवों का जीवन चक्र, उनके प्रजनन संबंधित व्यवहार, पराजीविता, शत्रु से बचाव आदि तरीकों से संबंधित अवलोकन का अध्ययन किए जाते रहें। वहाँ पर बताया जो जीव वैज्ञानिक है उन्होंने जो जीव है उनके बीच अंतर संबंध को समझाने के लिए जीवों का जो जीवन चक्र है, जीवों में प्रजनन है, जीवों में प्रजनन संबंधित व्यवहार है, परजीविता है, शत्रु से बचाव है आदि जो तरीके हैं संबंधित अवलोकन का अध्ययन किए जाते रहें। आइए बच्चों, आपका देखते हैं यहाँ पर हम एक धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र। धान के खेत में पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम ऑफ अ राइस फार्म। तो इसमें देखते हैं आपका धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र। हम जानते हैं कि अधिकतर खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से ही शुरू होती है। हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है जिसमें उत्पादक के रूप में पौधा ही होता है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। जो पौधे होते हैं जो उत्पादक का कार्य करते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य से मिलने वाली जो सौर ऊर्जा है उसको भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। इसलिए पौधे को ही उत्पादक कहा जाता है। जो पौधे होते हैं पौधों को उत्पादक कहा जाता है। उसका अर्थ है कि वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति पर वह अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जिसी कारण हम उसको उत्पादक कहते हैं। अध्याय जैविक क्रिया भाग में इसके बारे में एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोड़कर एक खाद्य श्रृंखला देखते हैं जिसमें उत्पादक को छोड़कर सभी जीव उपभोक्ता होते हैं। हम जो खाद्य श्रृंखला देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में अगर उत्पादक को छोड़ दिया जाए, उत्पादक की श्रेणी में केवल पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे ही होते हैं, उन सभी को छोड़ दिया जाए, फिर बाकी जो पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो जो आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। भले ही उपभोक्ता अलग अलग श्रेणियों में होती है, लेकिन जो पौधों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसी को हम उपभोक्ता कहते हैं। आगे देखते हैं, किसी धान के खेत में प्रमुख उत्पादक धान के पौधे होते हैं। अगर हम धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं तो धान के खेत के पारिस्थितिक तंत्र में जो धान का पौधा होता है वही उत्पादक होते हैं। कई प्रकार के जीव
धान के खेत में पनपते हैं। हम देखते हैं अनेक प्रकार के जो जीव होते हैं धान का जो खेत होता है उस पर पनपते हैं, जिनमें से कई खेत की मिट्टी में होते हैं या खेत में भरे पानी में होते हैं, या तो कई धान के पौधे में ही पनपे होते हैं। कभी समय समय पर खेत आते जाते रहते हैं, हम यहाँ पूरा पारिस्थितिक तंत्र नज़र आता है। तो देखिए जहाँ पर हम खाद्य श्रृंखला देखें, खाद्य श्रृंखला चाहे वो धान का खेत का हो या समुद्र का हो या तालाब का हो, तो जो वहाँ आपके उत्पादक होंगे तो उत्पादक के श्रेणी में पौधे ही होंगे, और उसके बाद जो उत्पादक को ग्रहण करते हैं वे आपके उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं, भले ही उपभोक्ता अलग अलग श्रेणी की होती है। आइए हमें एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र नज़र आता है, आइए इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आपने धान के खेत देखा होगा, आपने अनुभव कर देखकर बताया कि धान खेत में कौन कौन से अजैविक घटक है। तो हम जाहिर सी बात है धान के जो खेत देखे हैं इस पर जो जैविक घटक और अजैविक घटक दिखाई पड़ रहा है। तो जो अजैविक घटक होती है इसमें हम मिट्टी है, वायु है, आपका पानी है, तापमान है, ये सभी हमारा अजैविक घटक है। सेकेंड है धान के खेत के खाद्य जाल का एक उदाहरण चित्र 4 में दिया गया है। अपने साथियों से चर्चा करके अजैविक घटकों पर जीवों की क्या कोई निर्भरता है, कैसे आगे देखते हैं। इस तरह हमारा जो खाद्य जाल दिया गया है, खाद्य जाल है धान के खेत का, तो खाद्य जाल में अजैविक घटकों पर जीवों की निर्भरता पूर्ण रूप से है, क्योंकि हमारा जो धान का पौधा होता है अजैविक घटक अर्थात आपके मिट्टी है, पानी है, इस पर वे पूर्ण रूप से निर्भर है। इस खाद्य जाल में कौन कौन सी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, कोई 5 छाट कर लिखिए। तो आइए बच्चों हम इसमें देखते हैं आपके अनेक प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ आपके जो धान का पौधा है, धान के पौधे को खरगोश खा रहा है, खरगोश को लोमड़ी खा रहा है। तो जो धान का पौधा है आपका उत्पादक होगा, और जो उत्पादक को ग्रहण कर रहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता, अर्थात यहाँ खरगोश आपके प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता को जो ग्रहण करता है वो आपके द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। तो एक खाद्य जाल हम धान के पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी, एक खाद्य श्रृंखलाएं देख सकते हैं। दूसरा खाद्य श्रृंखला देखते हैं, धान के पौधे को आपका चूहा खा रहा है, चूहा को अन्य जीव जैसे चूहा को लोमड़ी खा रहा है। तो ये एक आपके खाद्य श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इसी तरह अन्य आपके इस तरह है, गिलहरी को धान का पौधा को गिलहरी खाता है, गिलहरी को आपका लोमड़ी खा रहा है। तो एक खाद्य श्रृंखला हो गई। इसी तरह यहाँ देखते हैं जो छोटी मछली होती है, छोटी मछली को बड़ी मछली को उल्लू या बगुला, तो इस तरह हम खाद्य श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण देख सकते हैं। खाद्य श्रृंखला एक ही खाद्य श्रृंखला से हम खाद्य जाल का निर्माण विभिन्न तरह से धान के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल का निर्माण देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों इस टॉपिक से आपका बार बार क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें हम आपका ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या सही जोड़ी हो या खाली स्थान हो, इसमें देख रहे हैं। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।